रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओवरऑल का मतलब है रिपेयर, ओके। बट देयर इज अ हिंट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। तो अब जब भी आप कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हो तो उसमें खर्चा होना ही है टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन। तो वो खर्चा हमेशा क्या होने वाला है? तो उधर लिखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अरे नोटबुक में लिखो, नोटबुक नॉट नोट्स, नोटबुक। क्वेश्चन 1 लिखो, मैं बोल रहा हूँ, देखो फॉल्स इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो शांति रखो। फॉल्स इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉल्स इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉल्स इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके पीछे एक लाइन में या 2 लाइन में आप रीजन दे सकते हो। सिंस इट इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर विथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सिंस इट इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर विथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। Since it is a one-time expenditure with long-term benefit. ये जो मैं रीजंस आपको दे रहा हूँ ना, ये थोड़े टाइम बाद रिपीटेटिव हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग शॉर्ट में लिखते जाएंगे। फिलहाल प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद में शॉर्ट में रीजन होगा, उसको आपको खाली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। इसका लॉजिक है वो अपना पेट्रोल और सीएनजी वाला। फ्यूचर एक्सपेंसेस कम हो रहा है, समझा? तो लिखो फॉल्स इट इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर विद एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स। सेकंड वाले का भी रीजन सेम ही है। फॉल्स इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सेम एज अबव, सेम एज अबव। ऐसा लिख सकते हैं नीचे। अभी लिखो, अभी मतलब पेपर में नहीं लिखना है, अभी चलेगा। सेम एज अबव बिकॉज वन टाइम एक्सपेंस विद एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स। लीगल फीस टू अक्वायर अ प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इज लैंड। खरीदने तक का नहीं, उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक का सारा खर्चा। द मोमेंट यू स्टार्ट टू यूज इट, उससे पहले तक का सारा खर्चा इज अ कैपिटल, क्योंकि वो सारा वन टाइम है और वो सारा लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देने वाला। तो देखो हाँ, ट्रू इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, ट्रू इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर as expense incurred on purchase of fixed asset. As it is an expense incurred on purchase of fixed asset. As it is an expense incurred on purchase of a fixed asset. As it is an expense incurred on purchase of a fixed asset. सर ये वो गुंडे वाला एग्जांपल है ना? आते हैं उसमें भी। यस। फोर्थ वाला देखो, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो गुंडे वाला एग्जांपल है। क्या है गुंडे वाला एग्जांपल? अमाउंट स्पेंट एज लॉयर फी टू डिफेंड अ सूट टू क्लेम दैट द लैंड बिलोंग्स टू द प्लेंटिफ। मतलब अपना ही जमीन को कोई कब्जा किया, हम लोग डिफेंड कर रहे हैं कि हमारा जमीन है। कोई एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट हुआ नहीं, तो व्हाट इज इट? रेवेन्यू। तो फॉल्स इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉल्स इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट हैज नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स। इट हैज नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स। इट हैज नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स। हाँ जी, अगर कोई एक्सपेंस दिया तो पहले वो देखने का ना कि एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट है कि नहीं, सबसे पहला है कि नहीं, वो बात है। हाँ रिकरिंग है कि नहीं, हाँ वो सब सेकंड, इसमें रिकरिंग नहीं, वो सब सेकंड है। मेन क्राइटेरिया दो मार्क्स। सर ये आवाज कर रहा है कंप्लेन। हेलो आउट करो।
अमाउंट स्पेंड उसका भी किया है, उसका मैंने नहीं किया बट उसका भी गया है। इसका गया है, ऊपर वाले का गया है, एक खाली बेसमेंट वाले को छोड़ के गया है। सर वो है कौन कंप्लेन वाला? कौन रहेगा सबसे ज्यादा? कौन नाम बोलो ना। बाजू वाला उसको ही नड़ता है। चलो, एंड इट इज अ जेन्युइन थिंग। पेशेंट है, हॉस्पिटल है, तो अपने द्वारा रिकवर चलो यार देखो 20 माफ लिसन एक्सपेंडिचर, ये वाला समझा सबको? फोर्थ वाला क्लियर है? चलो फिफ्थ वाला, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out part of a machine is a capital expenditure. false into the revenue expenditure. Why? Because it has No additional future benefit. Okay? उतना ही वो एसी वाला सेम पार्ट वही लाइफ है। लिखो, इट इज अ revenue expenditure, no additional future benefit. False, it's a revenue expenditure, no additional future benefit. Okay? Expense incurred on the repair and white washing for the first time on purchase of an old building are a revenue expense. Why capital? First time. What if it's a normal building और उसको हो रहा है? Then it's revenue. Then do additional future benefit. समझा? ये क्या है? Capital. क्यों? False. It is a capital expenditure. Expense incurred on purchase of a fixed asset. Long-term benefits. Expense incurred on purchase of a fixed asset. Long-term benefits. Expense incurred on purchase of a fixed asset. It has got long-term benefits. Alright? Seventh point. Expenses in connection with obtaining a license for running a cinema hall is a capital expenditure. True. Expense incurred on purchase of a fixed asset without which it cannot be used. Expense incurred on purchase of a fixed asset without which it cannot be used. सर false के भी थे Sixth वारू false છે કારણ કે first time કર્યું છે ને, કોઈ પણ asset પર first time expense લાગો capital. Seventh वाला is true. It's a capital expenditure incurred on purchase of a fixed asset without which it cannot be used. Without which it cannot be used. तो लाइसेंस के बिना सिनेमा चल सकता है? नहीं. ओके, विदाउट which वो रिन्यू करवाना पड़ता है ना। हाँ जी, वो रिन्यूअल जो है, रिन्यूअल फीस इज रेवेन्यू। नो, दैट इज रेवेन्यू। वो हर साल आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला। अच्छा, मतलब वो जो लाइसेंस है वही एक बेनिफिट है, अंदर जो ने करवाया वो रेवेन्यू बेनिफिट, मेन बेनिफिट तो लाइसेंस है। मेन बेनिफिट लाइसेंस आ गया अभी, रिन्यू करवाया, चेंज करवाया, वो सब दैट इज ऑल रेवेन्यू। Recurring in nature, na. If I don't pay rent, my cash is. If I'm paying rent, my cash का life is not increasing. एक साल के ही benefit. Come on. Next one. Expenses. 8th one. Amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of a cinema house and were demolished once the house was ready is a capital expenditure. True. एक बिल्डिंग जब रेनोवेट होता है ना, अभी आप देख रहे हो गाड़कोपुर में कितना सारा बिल्डिंग रेनोवेट हो रहा है, तो उसमें आपका पुराना बिल्डिंग तोड़ने का, उधर वो हटूड़ी बना के मजदूर का रहने का, उसके बाद आपका नया बिल्डिंग रेडी होने तक जो भी खर्चा है, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग टिल द टाइम ओसी इज रिसीव्ड। ओसी का खर्चा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, सीसी होता है और ओसी होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और आपने देखा होगा बाहर लिखा रहता है
ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बिना रहने आप नहीं आ सकते। वहां तक का सारा खर्चा इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, समझा? पुराना बिल्डिंग डिमोलिश करने का, नया बिल्डिंग रेडी करके ओसी आने तक का सब खर्चा इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग। लिखो, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट डाउन, expense incurred on purchase of a fixed asset. Expense incurred on purchase of a fixed asset. All right. Cool. Hello. Expense incurred on Purchase of a fixed asset. Same. Purchase of a fixed asset, first time, long term use, one time, long term use. Okay. Next one. All of you take some number 6. नहीं, अभी तो बोला 5 मार्क का आता है जिसमें क्लासिफाई करके एक्सप्लेन करना होता है। ट्रू और फॉल्स 2 मार्क का आता है, इसमें ट्रू फॉल्स करके एक्सप्लेन करना। सॉल्विंग नहीं, व्हाट आर यू सेइंग? वो नहीं हुआ ना, यू कैन नॉट मेक द दैट्स व्हाट यू डोंट हैव टू से, तो बना ही नहीं पाओगे सिनेमा है ना। ये सारा खर्चा सिनेमा हॉल को बनाने पे हो रहा है। कोई एक्टर जब बन रहा है उसमें सब अलग छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं। यूजुअल कंडीशन में करते हैं वो सारे खर्चे माना जा सकते, एसी लाया और वायर फिट तो चलेगा, बोल नहीं किया तो चलेगा, वो सब खर्चा पार्ट ऑफ फ्यूचर में ऑल आर सब साथ में। अभी मैं आपको बता रहा था कंपनीज इसमें झोल कैसे करती है। इट्स वेरी सिंपल। ये अभी ये खर्चा था, अभी रिलायंस जैसा कोई कंपनी, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं, नहीं तो लाख लैपटॉप्स होंगे समझो। तो सर्विसिंग का बिल आया, 1 लाख लैपटॉप्स का सर्विसिंग का बिल आया समझो 50 करोड़ रुपया। तो 50 करोड़ रुपया उसके पास चॉइस है, वो एक्चुअली क्या है 50 करोड़ रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा जो है। बट अगर उसको अपने प्रॉफिट ज्यादा बताना है टेम्पररी, तो वो उसको क्या बता देगा, एसेट। तो एसेट बता देगा 50 करोड़ का उसने कोई एसेट लिया हुआ है, तो उसका क्या हुआ, खर्चा नहीं दिखा और एसेट बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट्स बढ़ गए और बैलेंस शीट की वैल्यू भी बढ़ गई। तो शेयर प्राइस भी क्या होएगा, बढ़ जाएगा टेम्पररीली। फिर उससे पहले वो शेयर खरीद लेगा, शेयर प्राइस बढ़ गया, डंप कर देगा, नेक्स्ट ईयर वही एसेट को पूरा डेप्रिशिएट करके डाल देगा इधर एक्सपेंस में। तो ऐसा झोल 80 to 85% ऑफ द कंपनीज डू आज भी। आपका 1 लाख लैपटॉप्स है, उस पे रिपेयर का बिल आया 50 करोड़, तो 50 करोड़ का रिपेयर करवाया, एसी रिपेयर करवाया, लैपटॉप रिपेयर करवाया, तो है तो वो एक्सपेंस बिना नहीं, खाली लैपटॉप वन ऑफ द एसेट, तो है तो एक्सपेंस ना, बट वो एसेट दिखा दे। It can manipulate. हाँ, बुक्स में ऐसे बताएगा कि उसने 50 करोड़ का एसेट दिया, तो क्या हुआ, एक्सपेंस घटा, प्रॉफिट्स बढ़ गया, अभी वो डंप करके निकल जाए और मैं नेक्स्ट ईयर वो एक्सपेंस में लिखे। So this happens in many of the companies. ऐसा है ना, धीरू भाई अंबानी का ना जब रिलायंस उसने बनाया, मुकेश अंबानी का फादर, तो तभी इंडिया में लाइसेंस राज चालू था। लाइसेंस राज में क्या होता था कि यू कैन नॉट इम्पोर्ट मशीनरीज फ्रॉम आउटसाइड,
क्योंकि सोशलिज्म चालू था इंडिया में, तो ज्यादा अमीर लोग अमीर नहीं बनना चाहिए, गरीब लोग गरीब नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। रशिया में कैसा कम्युनिज्म है, चाइना में वैसा, तो इसके लिए लाइसेंस रखता, तो बहुत सारा लाइसेंसेस रिक्वायर्ड था टू इम्पोर्ट अ मशीन। तो व्हाट डिड धीरूभाई अंबानी डू? He used to import the spare parts and then he used to assemble the machine here. तो बताता था spare parts, लेकिन था machine. So he used to bring it like an expense, but it was actually an asset. ऐसा कर करके पॉलिटिशियन को फोड़ के he has done a lot of things. So अभी भी so many businesses do it. So as chartered accountants, be थोड़ा vigilant if possible. And don't be so greedy. सर धीरूभाई का पापा मंगल बेचता था। धीरूभाई का फादर वॉज अ टीचर, ओल्ड स्कूल टीचर इन अ विलेज। सर मैंने तो सुना है कांच का बाटली और नो, धीरूभाई का डैड मतलब मुकेश का दादाजी वॉज ए स्कूल टीचर इन गुजरात, स्मॉल स्कूल टीचर। बट धीरूभाई को छोटे एज से बिजनेस का बहुत था, तो ही वेंट फर्स्ट टू यमन या ऐसा कोई अरब कंट्रीज में गया। अरब कंट्री में उधर पेट्रोल बॉय का काम किया, पेट्रोल पंप में पेट्रोल सप्लाई करने का काम किया। फिर उधर से उसको पहले वो क्लॉथ के ट्रेडिंग में आया, फिर वो विमल बनाया, विमल नॉट दैट विमल, विमल टेक्सटाइल्स वो उसका ब्रांड है, शुरुआत वहां से किया। तो फिर वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते गया, फिर वो क्लॉथ किससे बनता है तो यान से बनता है, तो वो यान का फैक्ट्री लगाया। यान किससे बनता है तो एक नैप्थलीन बॉल्स होता है उससे बनता है, तो नैप्थलीन बॉल्स का बना है। नैप्थलीन बॉल किससे बनते हैं तो नैप्था करके केमिकल आता है, उसका फैक्ट्री लगाया। फिर नैप्था केमिकल किससे आता है तो पेट्रोलियम से आता है, तो वहां से उसने पेट्रोलियम, फिर उसका रिफाइनरी उसने रेडी किया। RIL जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है दैट इज ब्रॉट अप बाय मुकेश अंबानी, उसका बेटे ने पूरा बना। सर वो अनंत भाई का जो वो रिलायंस नहीं एक्सपेंस करता होगा, वो लोग को क्या एडवांटेज रहता है व्हेन यू आर इन अ कॉर्पोरेट ना, तो यू कैन डू एनीथिंग, नहीं कर सकते बट करते हैं, यू कैन डू ऑल योर एक्सपेंसेस इन द नेम ऑफ द बिजनेस। आपने फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदा तो आप बिजनेस के नाम पे हो, आप लोग भी पर्सनल यूज मिल जाता है, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाता है, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द नेम ऑफ द डेप्रिसिएशन। यू कैन क्लेम एज अ रेगुलर बिजनेस एक्सपेंस, उतना टैक्स कम पड़ता है, सो यू कैन डू। सो हाँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत शाना है। कॉर्पोरेट्स में है ना, अगर वो लोग सैलरीज लेगा ना तो वो लोग 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, और 1 करोड़ के ऊपर इंडिया में 43% टैक्स ब्रैकेट। मतलब आप अगर 2 करोड़ कमाते हो ना तो 1 करोड़ तक 30% है, लेकिन 1 से 2 करोड़ का जो करोड़ रुपया ना उसमें 43% टैक्स है। मतलब आपका टोटल टैक्स कम से कम 70 लाख रुपीज जाएगा। 2 करोड़ में 70 लाख रुपया गवर्नमेंट, 1 करोड़ 30 लाख आपको जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए व्हाट डू दिस कॉर्पोरेट्स डू, दे ओन अ गुड स्टेक इन द कंपनी। ओके, तो मैंने समझो रिलायंस का 2% स्टेक ले लिया सपोज, तो मेरे पास सपोज रिलायंस सपोज रिलायंस का 2% स्टेक ले लिया, तो मेरे पास रिलायंस के 2 करोड़ शेयर्स हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल, और 2 करोड़ का भाव चल रहा है अभी 2500 रुपया मार्केट में भाव चल रहा है आसपास, तो 5000 करोड़ का मेरे पास शेयर्स है। ओके, सपोज दिस इज आई एम टॉकिंग हाउ द कॉर्पोरेट जायंट्स वर्क। तो उसके पास तो 50% इक्विटी है रिलायंस का, अंबानी एंड फैमिली ओन 50% ऑफ रिलायंस का इक्विटी। ओके, so around they have stake of approximately 7 to 8 लाख करोड़ पूरा मिला के। ओके, उतना स्टेक है। तो वैसा छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स भी समझो आपके पास 2-3 करोड़ के शेयर्स है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर सैलरीज लेंगे तो बहुत हाई टैक्स ब्रैकेट्स में जाते हैं, तो दे डोंट डू दैट, दे ओन द शेयर्स पहले से, उसका वैल्यू है 3 करोड़, दे मॉर्गेज दो शेयर्स एंड टेक लोन्स, दे मॉर्गेज दो शेयर्स एंड टेक लोन्स अगेंस्ट दो शेयर्स।
उस पर इंटरेस्ट तो वो लोग आराम से वो पैसे से ही पे कर सकते हैं। समझो 3 करोड़ के शेयर्स है तो आपको 2 करोड़ का तो लोन मिल गया। 2 करोड़ के लोन का ब्याज समझो होता है 2 लाख रुपया मंथ, साल का 20 लाख। वो आप 2 करोड़ से ही चुका सकते हो और बाकी अपने खर्चे भी निकाल सकते हो। सामने आपका शेयर का प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा बेच के आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। उस प्रॉफिट पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है जो खाली 10%। कितना भी अमीर बंदा हो, कितने भी अमाउंट का शेयर बेचे 1 साल बाद, लेकिन कैपिटल गेन्स पे प्रॉफिट इज जस्ट 10%। नहीं समझ? आपके पास 3 करोड़ रुपए के शेयर, आपने वो गिरवी रखा। So many people in the market take shares गिरवी because they want to trade in futures. Brokers ही लेते हैं। Shares are an asset. You can get again loan against shares like your property. शॉर्ट सेलिंग के लिए लगता है तो वो आप गिरवी लेके ब्रोकर ही आपको देगा। तो 3 करोड़ के शेयर्स है, जनरली तो 90-100% लोन मिल जाता है लिक्विडेशन। तो भी समझो 3 करोड़ के शेयर पे 2.5 करोड़ का लोन मिला। अब लोन का ब्याज आपको साल का चुकाना है 25 लाख सब बोल, तो 2.5 करोड़ तो है ही आपके पास। ओके, उससे हम अपना खर्चा निकालो। 2.5 करोड़ के लिए बहुत टाइम लगेगा, आपका खर्चा इतना होता नहीं है। तो बहुत सारा पैसा आपके पास पड़ा है, कुछ पैसा वापस री इन्वेस्ट करके किधर रख सकते हो, प्रॉपर्टी में या कहीं और जगह पे, उसके भी और तरीके होते हैं। तो चलो 2.5 करोड़ से आप खर्चा निकाल रहे हो तो उसका ब्याज आपको पे करना है ना 25 लाख हर साल। तो आपका जो शेयर्स है गिरवी रखा हुआ वो आप ही के नाम का है, ओनर आप ही हो। ओके, वो आपने मॉर्गेज रखा हुआ है तो उसका प्राइस अगर अच्छे कंपनी के शेयर से तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। लोन का इंटरेस्ट रेट 10-11% चलता है और म्यूचुअल फंड आपको 12-13% ऑन एन एवरेज रिटर्न्स। तो शेयर्स ऑब्वियसली उससे ज्यादा देता है अगर अच्छे कंपनी का। और आप अगर खुद ही ओनर हो तो आपको पता है बिजनेस में क्या चल रहा है, तो आप वो सोच के पहले इन्वेस्ट कर सकते हो कि शेयर्स बढ़ने वाला है। तो वो अप्रिशिएट होगा। अभी 3 करोड़ का शेयर्स है, वो समझो 3.5 करोड़ हो गया, 3.5 करोड़। तो आपने सोचा कि मैं 50 लाख के शेयर्स बेच दूं, मॉर्गेज से फ्री करके बेच दूं, तो 50 लाख रुपए, क्योंकि 3 करोड़ तक का मॉर्गेज है, उसके ऊपर तो सब आपका ही है। तो 50 लाख के शेयर्स आप बेचोगे ना तो उसमें समझो आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब 30 लाख भी प्रॉफिट हुआ। 50 लाख में आपने बेचा स्टेक, उसमें आपका 30 लाख का प्रॉफिट हुआ। 20 लाख का कॉस्ट था, 50 लाख में बेचा, 30 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 30 लाख में आपको कितना टैक्स भरना पड़ता है? 10%, 3 लाख। दैट्स इट। बस मुकेश अंबानी भी अपना शेयर बेचेगा, 500 करोड़ का भी शेयर का प्रॉफिट हुआ तो भी 10% ही भरेगा वो टैक्स, और 5 करोड़ का भी प्रॉफिट होगा तो भी 10% ही टैक्स भरेगा। तो बाकी सब उसके जेब में, टैक्स फ्री मनी। तो उसको इनकम में कोई टैक्स, क्योंकि लोन पे कोई टैक्स, वो लोन के पैसे से अपना खर्चा